हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। सुमित्रा जी का चेहरा भी डर से लाल हो गया था। वो घबराते हुए कामनी जी की तरफ देखते हुए बोली, दीदी हम अरमान का पता लगाते हैं, आप फिक्र मत करिए। और कामनी जी ने इतना बोली और अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ पूरा गांव अंधेरे के साए तले डूबा हुआ था। कहने को तो दुनिया में सुबह हो गई थी, लेकिन कुछ गांव में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और उस पर आसमान में काले घने बादल जो बेहद डरावने लग रहे थे। उस जंगल में किसी के चलने की आवाज़ बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। साथ ही जंगल में बेहद डरावनी भयानक आवाज़ भी गूंज रही थी। इसलिए चिल्लाने की, भेड़ियों की रोने की और वो आवाज़ें इतनी खौफनाक की जिन्हें सुनकर किसी आम इंसान तो डरकर बेहोश हो जाए। खौफनाक जंगल में एक और आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ अरमान की थी। कनिका, कहाँ हैं आप? कनिका। अरमान बिल्कुल पागल होकर उस जंगल में नंगे पैरों से दौड़ रहा था। वो उस पेड़ को खोज रहा था जिसके बारे में आज उसने उसे बताया था, लेकिन अभी तक उसे वो पेड़ कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। जिस जगह पर पहले वो पेड़ था, अब उस जगह से वो पेड़ गायब था। अरमान उस जगह के आसपास चक्कर लगाते हुए कनिका को जोर जोर से आवाज़ दे रहा था। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में उतनी ही खौफनाक तरीके से गूंज रही थी जितनी खौफनाक आवाज़ है उस जंगल से आ रही थी। अरमान के शर्ट के ऊपरी बटन पूरे खुले हुए थे। उसने स्लीव्स के बटन भी बंद नहीं किए थे। इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी कमज़ोर है। उसका पूरा शरीर आशिक मजनू लग रहा था और आवाज़ भी बहुत हल्की हो गई थी। अरमान की शक्तियाँ इस वक्त काफ़ी कमज़ोर हो रही थी। उसे पता था कि जैसे जैसे वो ऐसे दौड़ रहा था उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो रही है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। पर फिर भी इस वक्त उसे अपनी जान से ज़्यादा कनिका की फ़िक्र थी। वो किसी भी हाल में बस कनिका तक पहुंचना चाहता था। कनिका, कहाँ हैं आप? अरमान ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा। उसकी इस चीख के साथ पूरा जंगल गूंज उठा। अरमान वहीं जंगल में अपने पैरों के बीच में मोड़कर निढाल सा बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कभी भी न डरने वाला अरमान आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था न जाने वो कितना डरा हुआ है। अरमान ने अपने दोनों हाथ वहीं ज़मीन पर टिका दिए और उसकी आंखों में से आंसू की बूंदें उस ज़मीन पर गिर पड़ी। अरमान रोते हुए, कनिका हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको कभी अपनी मोहब्बत नहीं दिखा पाए। शायद मोहब्बत के नाम पर हमेशा हमने आपसे ज़बरदस्ती की है, क्योंकि हम आपको खोना नहीं चाहते थे। हम जानते हैं हमारा आपके साथ ऐसा सलूक करना बहुत गलत था, लेकिन शायद आज हमें हमारी गलतियों की सज़ा मिल गई है। हमें नहीं पता कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन हम आपको कभी मरने नहीं दे सकते। प्लीज़ एक बार हमारा साथ देकर देखिए। अरमान के दोनों हाथ ज़मीन पर थे। तभी उसे ज़मीन के अंदर से कुछ अजीब सा आवाज़ आती है। अरमान ने अपने हाथों को पूरा ज़मीन पर फिरा कर देखा तो वो हैरानी से बोला, कनिका। अरमान उस ज़मीन में खोजने लगता है। वह इस वक्त सिर्फ कनिका का नाम ले रहा था। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि वहाँ पर एक बड़ा सा बक्सा है। उसने उस बक्से के ऊपर से मिट्टी साफ की और जैसे ही उसका ढक्कन हटाकर देखा तो उसके अंदर कनिका लेटी हुई थी। कनिका का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, उसके ओठ बिल्कुल सूख गए थे। उसे देखकर बताया नहीं जा सकता था कि इस वक्त वो जिंदा भी है या नहीं। अरमान ने कनिका को तुरंत अपनी बाहों में उठाकर उस बक्से से बाहर निकाला। उसने कनिका को ज़मीन पर लेटा दिया। अरमान की हालत इस वक्त बहुत ख़राब थी, पर फिर भी उसे अपने सामने बेहोश कनिका को देखकर कुछ भी सूझ नहीं रहा था। अरमान ने कनिका का सिर उठाकर अपने गोद में रखा और उसके गाल को थपथपाते हुए उससे बोला, कनिका प्लीज़ अपनी आंखें खोलो।
अरमान इस वक्त काफ़ी परेशान था और कनिका की यह हालत देखकर उसे बहुत रोना आ रहा था। उसने कनिका को उठाने की बहुत कोशिश की, पर जब कनिका कुछ नहीं बोली तो उसने कनिका के हाथ को पकड़कर उसकी नसें चेक करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना सिर कनिका के सीने पर रख दिया। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि कनिका की धड़कनें चल रही थी, वो अभी भी जिंदा थी। ये देखकर अरमान ने अपनी आंखों से आंसू साफ किया और कनिका के चेहरे को पकड़कर उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए बोला, कनिका, तुम्हारी धड़कनें चल रही है, वाइफी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। मुझे पता है कि तुम मुझे डराने के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठी हो। आई नो डैट आई एम बैड पर्सन बट आई लव यू, कनिका। ये कहते हुए अरमान ने कनिका के सिर को अपने सीने से लगा लिया। अरमान कनिका को अपने सीने से लगाए हुए बैठा था। उसके अगले पल ही अरमान को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उस पूरे जंगल में केवल वो दोनों ही मौजूद थे। दूर दूर तक सुनसान उस जंगल में कोई भी नहीं था। उस जंगल में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। पता ही नहीं चला कब ये जंगल काले घने बादलों के साए से अंधेरा छा गया। अरमान ने कनिका को अपने सीने से अलग किया। उसकी आंखों में आंसू थी और वो कनिका के चेहरे को बड़े ही बेबसी के साथ देख रहा था। अरमान कनिका को देखते हुए बोला, आई एम सॉरी कनिका, आई डोंट नो मैं अब तुम्हारे साथ रह पाऊँगा या नहीं, बट तुम्हें अपने बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। जाने से पहले सिर्फ यही आशा करता हूँ कि तुमसे दोबारा मिल पाऊँ। अरमान ने कनिका के माथे पर अपने ओठ रखते हुए उसे किस कर लिया और अगले ही पल अरमान कनिका के सिर को अपने गोद में रखकर उसके पास ही बेहोश हो गया। कुछ देर बाद अरमान और कनिका एक दूसरे के पास बेड पर लेटे हुए थे। वहीं पास में कामनी और बाकी सब भी बैठे थे। वहाँ सभी एक तरफ खड़े थे और वो सभी काफ़ी परेशान लग रहे थे। कनिका की हालत अभी भी वैसी थी। वहीं अरमान भी काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। उसकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे छा गए थे और उसका चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया था। वहीं डोर के पास खड़ी प्रियंका वहां खड़ी होकर कनिका को बड़े ही अजीब तरीके से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कनिका पर बेहद गुस्सा आ रहा हो। सुमित्रा जी अरमान की ये हालत देखकर रोते हुए साक्षी जी से कहती हैं, माँ साहेब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना। सुमित्रा जी को रोते हुए देखकर साक्षी जी ने उनके हाथ को पकड़कर उन्हें शांत करते हुए बोली, कुछ नहीं होगा हमारे अरमान को, आप परेशान मत होइए, कामनी उन्हें कुछ नहीं होने देगी। सुमित्रा जी रुआसी होकर बोली, माँ साहेब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दीदी भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। हमारे अरमान को सिर्फ एक ही लड़की बचा सकती है और वो कनिका है। पर इस वक्त कनिका भी। साक्षी जी ने कनिका के चेहरे की तरफ देखा और वो भी खामोश हो गई। कुछ देर बाद वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ थी और वो काफ़ी बुजुर्ग लग रही थी। उन्होंने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसके पल्लू से उनका आधा चेहरा ढक रहा था। वो बूढ़ी औरत कामनी जी के सामने आकर झुकती है। कामनी जी ने उनकी तरफ देखते हुए बोली, बहू रानीसा को जांचिए। दाई माँ, वो ठीक तो है ना? कामनी जी की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत ने अपना सिर हाँ में हिला देती है और वो आकर कनिका के सिरहाने बैठ गई। उन्होंने एक नज़र कनिका के चेहरे पर डाली, फिर कामनी जी को इशारा करती हैं, जिससे कामनी जी ने अपना सिर हिला देती हैं और सभी की तरफ देखकर वहाँ से बाहर निकलने का इशारा करती हैं। कामनी जी का इशारा देखकर सभी ने अपना सिर हिला दिया। सभी लोग रूम से बाहर चले गए। अभी इस वक्त रूम में सिर्फ बूढ़ी औरत कनिका और अरमान ही थे। वो बूढ़ी औरत कनिका का चेकअप करने लगी। वहीं बाहर सब उस बूढ़ी औरत का इंतजार कर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद वो बूढ़ी औरत रूम से बाहर आती है। वो कामनी जी के पास आकर कहती है, बहू रानीसा ठीक है, उन्हें होश आ रहा है, उनके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
कनिका के ठीक होने की बात सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। लेकिन कामनी जी उस बूढ़ी औरत से बोली, दाई माँ, शैलजा ने उन्हें मारने की कोशिश की थी और बहू रानी सा को मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था। वो कल रात से वहीं जमीन के अंदर थी। क्या सच में इतना सब सहने के बाद भी इंसानी शरीर जिंदा रह सकता है? कामनी जी की बात सुनकर दाई माँ थोड़ी हैरान हो गई, पर फिर भी कुछ सोचकर बोली, ये तो सच में चमत्कार है। शायद इन पर किसी का आशीर्वाद है। दाई माँ की बात सुनकर कामनी जी ने अपना सिर हिला देती हैं, लेकिन ये बात उनके मन में कहीं न कहीं खटक गई थी। सुमित्रा जी ने दाई माँ की तरफ देखते हुए बोली, और अरमान दाई माँ? सुमित्रा जी की बात सुनकर उनकी तरफ पलटती हैं और निराश होकर कहती हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। अगर आज रात 12 बजे तक उन्हें ठीक नहीं किया गया तो वो हमेशा के लिए सभी को छोड़कर चले जाएंगे। दाई माँ की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। कामनी जी दाई माँ से सवाल करते हुए बोली, और कनिका को कब तक होश आ जाएगा? दाई माँ उनकी तरफ देखकर बोली, उन्हें होश आ रहा है, लेकिन कामनी जी बोली, लेकिन क्या दाई माँ? दाई माँ ने बेहद गंभीर होकर बोली, लेकिन आप जो चाहती हैं वो कनिका को अपनी मर्जी के साथ करना होगा, तभी अरमान ठीक हो पाएगा, वरना वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। दाई माँ की बात सुनकर वो सभी बेहद परेशान हो गए। वो सभी एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। तब अरमान के रूम से कनिका के चिल्लाने की बेहद तेज आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सभी रूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कनिका के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी अंदर की तरफ आते हैं। कनिका रूम में एक दीवार से चिपक कर खड़ी थी। वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी और उसकी नज़र बेड की तरफ देख रही थी। कनिका के चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी घबरा गई है। इस वक्त जिस ओर कनिका देख रही थी, सभी घर वालों ने भी उस तरफ देखा तो वो हैरान हो गए। बेड पर काफ़ी सारे कीड़े चल रहे थे, जो काले रंग के और बहुत भद्दे लग रहे थे। वो कीड़े बेड पर जहाँ कनिका लेटी हुई थी वहाँ से लगातार निकल रहे थे। कनिका ने अपनी साड़ी के पल्लू को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए खड़ी थी और उसकी सांसें काफ़ी तेज चल रही थी। चेहरा डर से लाल पड़ गया था। सुमित्रा जी तुरंत उसके पास आई और कनिका के कंधे को पकड़कर उसे संभालते हुए बोली, कनिका बेटा। सुमित्रा जी की आवाज़ सुनकर कनिका तुरंत उनके सीने से लिपटकर रोने लगी। सुमित्रा जी ने उसके सिर पर हाथ से सहलाकर उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी। वहीं कामनी जी ने जब ये देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो समझ गई थी कि ये काम किसने किया था। उन्होंने अपनी नज़रें डोर की सहारे खड़ी प्रियंका की तरफ घुमाई। प्रियंका कनिका को देखकर मुस्कुरा रही थी। प्रियंका कनिका के चेहरे को देखते हुए अपने आप से बोली, कितना नाटक करती है ये लड़की। अभी बेहोशी का नाटक कर रही थी, सब घर वालों को डरा दिया, इतना बड़ा इशू बना दिया और कीड़े देखकर तुरंत खड़ी भी हो गई। ब्लडी बीच। ये कहते हुए प्रियंका ने अपने मुंह में रखी हुई च्युइंगम को दांतों तले जोर से दबा देती है, जैसे गुस्से से कनिका को कच्चा चबा रही हो। कामनी जी ने एक गहरी सांस बाहर की तरफ छोड़कर और अपनी नजरें घुमाकर जब बेड की तरफ देखी तो अगले ही पल वहाँ से सारे कीड़े गायब हो जाते हैं। कनिका अभी भी सुमित्रा जी से लिपटी हुई खड़ी थी और सिसकते हुए रो रही थी। सुमित्रा जी ने कनिका के चेहरे को देखते हुए बोली, बेटा कनिका, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ। कामिनी जी सुमित्रा और कनिका के पास आई। बहू रानी सा, आपकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए, और आप इतना डर क्यों गई थी? कामिनी जी की गंभीर आवाज़ सुनकर कनिका सुमित्रा जी से दूर हटती है और पलटकर कामिनी जी की तरफ देखते हुए कहती है, बड़ी बुआ सा, वो वहाँ पर। बेड की तरफ इशारा करते हुए कनिका ने बेड की तरफ इशारा करी तो अगले पल वो भी हैरान थी। वहाँ पर कोई भी कीड़े दिखाई नहीं दे रहे थे। कामिनी जी ने अनजान बनते हुए पलट कर देखी और कनिका की तरफ देखते हुए बोली, क्या है वहाँ पर? कुछ भी तो नहीं है। लगता है बहू रानी सा, आपने कोई डरावना सपना देख लिया है। कनिका सोचते हुए बोली, नहीं, वो वहाँ पर कुछ था।
कामनी जी ने समझाते हुए कहती है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, पर कनिका ने जो देखी थी वो उसका सपना तो नहीं था। इतना तो उसे भी समझ आ रहा था। कनिका ये सब सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र वहीं बेड पर लेटे हुए अरमान पर जाती है। अरमान अपनी आंखें बंद किए हुए वहाँ पर बेहोश था। अरमान को इस हालत में देखकर कनिका हैरान थी। अरमान का सफ़ेद चेहरा, उसकी आंखों पर छाए हुए काले घेरे, देखने में वो इतना कमज़ोर लग रहा था कि एक पल के लिए कनिका अरमान को पहचान ही नहीं पाई। कनिका को कल रात की कोई भी बात याद नहीं थी। उसे याद आता है कि कल दिन में अरमान उसे खाना खिलाकर वहाँ से चला गया था और फिर वो गहरी नींद में सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता था। सभी लोग कनिका को अरमान की तरफ इस तरह देखते हुए देख रहे थे। सभी को पता था कि कनिका अरमान के बारे में ज़रूर पूछेगी, लेकिन कनिका को सच में तो नहीं बता सकते थे, वरना वो सभी जानते थे कि कनिका कभी भी अरमान की जान बचाने को नहीं मानेगी। कनिका ने अपने सिर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, ये इनको क्या हुआ? ये इस हालत में कैसे? ये ठीक तो है ना? ये कहकर कनिका सभी की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। सभी चुपचाप खड़े थे। किसी को नहीं पता था कि कनिका की इस बात का क्या जवाब दे। तभी सुमित्रा जी ने कनिका से बोली, वो कुछ नहीं कनिका। सुमित्रा जी अपनी बात कंप्लीट कर पाती उससे पहले कामनी जी बोली, हमारे बेटे को हमारे कुल देवता का श्राप लग गया है और वो कल रात से वो इस हालत में है। श्राप का असर तुम पर भी हुआ था, इसलिए तुम भी कल रात से बेहोश थी। तुम पर इतना असर नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें तो होश आ गया, लेकिन हमारा बेटा। इतना कहकर वो शांत हो गई। उनकी बात सुनकर कनिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कामनी जी के चेहरे की तरफ देखी और फिर अपने कदमों से उसकी तरफ बढ़ गई। वो अपने बेड के पास आकर खड़ी हो गई। उसने एक नज़र उस जगह डाली जहाँ से कुछ देर पहले कीड़े निकल रहे थे, पर इस वक्त वो जगह बिल्कुल साफ थी। तो कनिका वहाँ पर बैठ जाती है। अरमान का बेरंग चेहरा देखकर कनिका समझ गई थी कि ये बात बहुत बड़ी है। उसने अरमान के चेहरे से अपनी नज़रें हटाई और कामनी जी की तरफ देखते हुए बोली, इनकी हालत कल रात से ख़राब है और आप लोग इन्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं गए? श्राप जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, आपको इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। कनिका की बात सुनकर कामनी जी गंभीरता से बोली, कुवारसा को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें कोई ठीक कर सकता है तो वो आप हैं, बहू रानी सा। कामनी जी की बात सुनकर कनिका बिल्कुल हैरान रह जाती है। अरमान की ऐसी हालत देखकर वो पहले ही परेशान थी, ऊपर से उसके होश आते ही उसके बेड से कीड़े निकलना, और कल रात का उसे कुछ याद क्यों नहीं था। कनिका बुआ जी की चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, पर मैं क्या कर सकती हूँ? आप प्लीज़ इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए। मुझसे इनकी हालत देखी नहीं जा रही। आपको समझ नहीं आ रहा बहू रानी सा, हमारे बेटे को हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें सिर्फ आप ठीक कर सकते हैं और आपको ही ठीक करना होगा। कामनी जी की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर कनिका कुछ पल के लिए शांत हो गई। कनिका जानती थी कि उसकी बातों का इस घर में कोई भी मतलब नहीं है। उसे वही करना होगा जो इस घर के मेंबर्स उसे कहेंगे। फिर उनकी तरफ देखते हुए बोली, पर मुझे क्या करना होगा? कनिका की बात सुनकर कामनी जी ने अपनी नज़र सुमित्रा की तरफ फेरते हुए बोली, हम सब यहाँ से जा रहे हैं, आप बहू रानी सा को कुछ खिलाइए, बहुत कमज़ोर हो गई हैं ये। कनिका को उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर अरमान इस हालत में था और कामनी जी कैसा बिहेव कर रही थी। इस हालत में कनिका कैसे कुछ खा सकती थी? सुमित्रा जी ने उनकी बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला दी। फिर सभी लोग रूम से बाहर चले गए। कामनी जी जाने से पहले एकदम रुकी और सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोली, याद रखना हमारे पास सिर्फ 12 बजे तक ही का वक्त है। उन्होंने अपने शब्दों पर काफ़ी जोर देते हुए कहा था। सुमित्रा जी उनकी बात सुनकर अपने पलकें झपका देती हैं, जबकि कनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कामनी जी वहाँ से चली गई।
लेकिन प्रियंका अभी भी डोर के पास खड़ी थी और कनिका का हैरान परेशानी चेहरा देखकर मुस्कुरा रही थी। कनिका ने जब प्रियंका की नज़रें अपने ऊपर महसूस की तो वो डोर की तरफ देखी। कनिका को अपनी तरफ देखते हुए कनिका उसकी मुस्कान का मतलब कुछ समझ नहीं पाई और प्रियंका कनिका को देखकर बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो या फिर वो कनिका की इस हालत का मजाक बना रही है। कनिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही किसी ने प्रियंका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचकर ले गई। यहाँ पर मिस्टर मल्होत्रा इस हालत में है और प्रियंका मुस्कुरा रही है। घर के सभी मेंबर्स भी मिस्टर मल्होत्रा को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय कैसी बातें कर रहे हैं, माना कि गांव में रहकर बड़ी बुआ सा इस तरह थिंकिंग रखने लगी हैं, लेकिन बाकी सब लोग तो पढ़े लिखे हैं और शहर में रह रहे हैं, तो फिर ये सब लोग पागलपन कैसे कर सकते हैं। और आखिर कल रात क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि कल सुबह हम मंदिर गए थे, उसके बाद मिस्टर मल्होत्रा ने मुझे खाना खिलाया था और फिर मैं सो गई थी। फिर क्या तब से मैं सो ही रही हूँ। ये कहते हुए कनिका ने अपने माथे पर अपना एक हाथ रख दी और अपने माथे की लकीरें को सहलाने लगी। उसे इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि इतना सोच सोच कर शायद उसका दिमाग फट जाएगा, लेकिन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिलेगा। कनिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी सुमित्रा जी ने कनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा लो खाना खा लो, तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, तुम्हारा ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इस घर में कनिका को कोई ठीक तरीके से ट्रीट करता था तो शायद वो सुमित्रा जी थी, और एक सुमित्रा जी ही थी जो कनिका को शांत तरीके से बातों को समझाया करती हैं। कनिका ने सुमित्रा जी के हाथ को अपने कंधे से हटाकर अपने हाथ में ले लिया और उन्हें अपने सामने बैठाते हुए बोली, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो प्लीज़ आप मुझे सही सही जवाब देंगी। मैंने कभी माँ का प्यार महसूस नहीं किया, पर आप में मुझे मेरी माँ दिखती हैं। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से मुझे सच में किसी से अपनापन लगा है तो वो सिर्फ आप हैं। प्लीज़ माँ बताएं ना, ये सब क्या हो रहा है, प्लीज़ माँ। सुमित्रा ने कनिका की आंखों में देखी। उसकी आंखों में काफ़ी सवाल थे। शायद सुमित्रा जी ने उसकी आंखों में वो सवाल भी पढ़ लिए थे जो कि अभी तक कनिका ने अपने मुंह से नहीं बोले थे। सुमित्रा जी ने एक गहरी सांस बाहर की तरफ छोड़ी और कनिका की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप सच में सच सुनना चाहती हैं कनिका बेटा? क्या आप जानना चाहती हैं कि ये सब क्या हो रहा है? कनिका उनकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ माँ, मैं जानना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। मुझे नहीं पता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन इन सवालों के जवाब कुछ मैं ढूंढते हुए मैं परेशान हो गई हूँ। और आप लोग कह रहे हैं मैं कल से बेहोश, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने इनसे भी काफ़ी बात पूछने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। और अब इनकी ये हालत, आखिर ये सब क्या है? माँ प्लीज़ मुझे बताएं। कनिका की बात सुनकर सुमित्रा जी ने कनिका के दूसरे हाथ को अपने हाथों में लिया और अपनी हथेली के अंदर बंद करते हुए बोली, हम समझ रहे हैं, ठीक है, हम आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन आप हमें प्रॉमिस करिए आप हमारी मदद करेंगी। कनिका ने सुमित्रा जी की तरफ देखकर अपनी गर्दन हिला दी। वो बोली, हाँ माँ, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। सुमित्रा जी ने कनिका की बात सुनकर एक नज़र अरमान की चेहरे पर डाली और फिर दीवार पर लगी हुई घड़ी को देखती हैं। घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे। सुमित्रा जी ने कनिका की तरफ देखकर बोली, हमारे पास सिर्फ 7 घंटे बाकी हैं। इधर प्रियंका ने रूम के अंदर एंटर करते हुए बोली, जी बड़ी बुआ सा, आपने मुझे बुलाया? कामनी जी प्रियंका को अपने सामने देखकर उससे बोली, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? यहाँ हमारे पास आएँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। वो उनकी बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता था कि कामनी जी घर की बेटियों से कोई बात करे।
उनके बुलाने पर प्रियंका कामनी जी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जी बड़ी बुआ सा कहिए, वो इतना बोल ही पाई थी कि कामनी जी ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया। चटाक की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज जाती है। प्रियंका ने तुरंत अपने गाल पर हाथ रख लिया और अपनी नज़रें उठाकर सवालिया नज़रों से उनके चेहरे को देखने लगती है। कामनी जी ने गुस्से से प्रियंका को देखते हुए कहती हैं, आप अभी भी हमें इस तरह देख रही हैं, आपको क्या लगता है लड़की हमें पता नहीं चलेगा कि आखिर आप क्या कर रही हैं? इंसानों के साथ रहकर आप भी इंसानों जैसे हो गई हैं। हमारे घर में इतना सब हो रहा है और आपको बच्चों जैसी हरकतें करने का वक्त कैसे मिल जाता है? अगर आपको बुद्धि नहीं है तो अपनी बहन मीरा से ही कुछ सीख लीजिए। कामनी जी की बात सुनकर प्रियंका ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली और कामनी जी प्रियंका को गुस्से से घूरते हुए बोली, अब चुपचाप जाकर अपने रूम में बैठी रहिए। अगर आपको हमने बाहर देख लिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी कि नहीं? जी बड़ी बुआ सा, प्रियंका ने अपनी नज़रें झुकाकर धीमी आवाज़ में बोली और गुस्से से वहाँ से चली गई। कामनी जी जाती हुई प्रियंका को देखकर बोली, बददिमाग लड़की। दूसरी तरफ अरमान का रूम। कनिका सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोली, 7 घंटे? आखिर किस बात की 7 घंटे माँ? सुमित्रा जी बोली, अरमान की जान बचाने के लिए कनिका, उस पर हमारे देवता का श्राप है और उस श्राप को अरमान की पत्नी मतलब तुम ही ख़त्म कर सकती हो। कनिका बोली, पर माँ ये श्राप इन पर कैसे लग सकता है और आप तो पढ़ी लिखी हैं, इन सब पर कैसे विश्वास कर सकती हैं? सुमित्रा जी कनिका के चेहरे को देखते हुए बोली, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाते, पर कनिका इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच नहीं होती। कनिका उनकी बात सुनकर अरमान के चेहरे की तरफ देखती है, पर इन्हें क्या हुआ है? क्या आप हमें इस श्राप के बारे में बता सकती हैं? सुमित्रा जी ने गहरी हवा अपने मुंह से बाहर की तरफ छोड़ी और कनिका के हाथों को अपने हाथों के बीच में पकड़ते हुए बोली, बेटा आप नहीं जानती नहीं इस गांव में क्या क्या साबित है। उस पर हमारे देवता रक्त देवता का श्राप है और इसलिए हमारा वंश भी शायद ख़त्म होने के कगार पर है। हमने आपसे ये बात छुपाई और शायद अरमान ने आपको ये बात अभी नहीं बताते। हाँ, लेकिन सिर्फ एक आप ही हैं जो अरमान की जान बचा सकती हैं और हमारे वंश को आगे बढ़ा सकती हैं। सिर्फ आपके नक्षत्र ही हमारे बेटे के नक्षत्र से मिलते हैं, इसलिए ही अरमान ने आपसे शादी की है। कनिका उनकी बात पर कैसे रिएक्ट करे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस एकटक सुमित्रा जी के चेहरे को देख रही थी। इसका मतलब मिस्टर मल्होत्रा ने अपने फ़ायदे के लिए मुझसे शादी की और आप लोग ये बात जानते थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब देखना ये होगा कि क्या कनिका अरमान की जान बचा पाएगी, तो ये देखेंगे हम अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।